वालेकुम। आज जो है हम सिंपल सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, ये हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नंबर 2 है। इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सिंपल सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर है क्या। ये एक आपके पास तरीका है किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने का, यानी समझ लीजिए कि एक ट्रांसलेशन या कंपाइल करने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपके कंपाइलर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, ये पूरा चैप्टर इसी तरीके के बारे में है कि इस तरीके की मदद से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर ये दिखाया गया है कि एनालिसिस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी कंपाइल्ड। अब पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है, यानी उसकी जो एक पर्टिकुलर सेटिंग है, उस पर्टिकुलर सेटिंग को हम सिंटैक्स कहते हैं। Syntax of the programming language describe the proper form of its program, यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है हमारे पास, वो हमारे पास सिंटैक्स कहलाता है। और सेमेंटिक्स के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंस व्हाट इट प्रोग्राम्स मीन, यानी सिंटैक्स जो है उसका तरीका कि उसको लिखा किस तरह जाएगा, और सेमेंटिक्स यानी उसकी मीनिंग, यानी वो जो तरीका, वो जो चीज हमने लिखी है, वो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, उसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग बनती भी है या नहीं बनती। तो सिंटैक्स का मतलब अगर आपको सिंपल अल्फाज में याद रखना हो तो वो होता है तरीकाकार, और सेमेंटिक्स का मतलब होता है उस तरीकेकार की कोई मीनिंग बन भी रही है या नहीं बन रही। तो ये सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के अंदर फर्क है, इसका आपको पता होना चाहिए। फॉर स्पेसिफाइंग सेंटेक्स, अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सेंटेक्स के हवाले से बात करेंगे कि सेंटेक्स किस तरह बनाया जाता है हमारे कंपाइलर के अंदर। सेमेंटिक्स की बात जो है सेमेंटिक एनालिसिस का जब चैप्टर आएगा तब उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर स्पेसिफाइंग सेंटेक्स, यानी सेंटेक्स जब किस तरह बनाया जाता है कंपाइलर के अंदर, उसके लिए हम एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या उसका दूसरा नाम कुछ राइटर्स जो हैं इसको बैकस नॉर फॉर्म भी लिखते हैं, बीएनएफ। या आमतौर पर इसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस्तेमाल किया जाता है। किसी सेंटेक्स को बनाने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है बाकस नॉर फॉर्म है। इसका नॉर्मली इसको और आसान अल्फाज में करने के लिए लोग इसको सिर्फ ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है। तो जहां पर भी अब इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं ग्रामर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वहां पर मेरी मुराद जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होगी। In this chapter, we introduce a grammar-oriented compiling technique known as syntax directed translation. यानी ग्रामर की मदद से हम एक कंपाइलिंग टेक्निक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर किस तरह बनाई जाती है, फिर आपको ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि सिंटेक्स क्या होता है, सेमेंटिक क्या होता है, और ग्रामर जो है ये हमारे सिंटेक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उस ग्रामर का नाम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब ग्रामर में क्या क्या चीजें होती हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले सिंटेक्स को यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में मसला है, तो मैं इसको यहाँ से लेकर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ग्रामर नेचुरली डिस्क्राइब द हेरारिकल स्ट्रक्चर यानी सिंटेक्स, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीका है वो हम सिंटेक्स करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का सिंटेक्स क्या होगा वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने कि इफ, सबसे पहले आप इफ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन आप लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। उसके बाद आप एल्स का कीवर्ड लिखते हैं, एल्स के कीवर्ड के बाद आप कुछ और स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो चले। ये नॉर्मल एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उसको लिखने का सिंटेक्स है।
तो अब ये इस तरीके से सिंटैक्स जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से इस तरीके के सिंटैक्स जो है कंपाइलर को किस तरह समझाते हैं वो बनाना ग्रामर की मदद से सीखेंगे। ठीक है, तो होपफुली अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज कंकैटिनेशन ऑफ द वर्ड इफ एन ओपनिंग पैरेंथेसिस, यानी पहले आप इफ लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस यानी स्टार्ट वाला पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई एक्सप्रेशन आपके पास आती है, फिर उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप लगाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट आती है, फिर उसके बाद एल्स कीवर्ड आता है और आखिर में कोई और स्टेटमेंट आप लिखते हैं। तो ये एक बेसिक हमारे पास सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यूजिंग द वेरिएबल एक्सप्रेशन टू डिनोट द एक्सप्रेशन एंड द वेरिएबल stmt टू डिनोट अ स्टेटमेंट, दिस स्ट्रक्चरिंग रूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखो चीजों को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जहां पर इन्होंने स्टेटमेंट का कीवर्ड लिखा हुआ था, उस स्टेटमेंट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल इन्होंने ले लिया है stmt, और जहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन को स्टोर करने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है expr, यानी एक्सप्रेशन के लिए expr और stmt जो है स्टेटमेंट के लिए। अब आप देखें ये सेम वही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर जो है कंप्लीट चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पर उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया गया है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए या आसानी से हमारे कंपाइलर को समझाने के लिए कि इस अब फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, जरूरी तो नहीं है ना कि सिंगल एक स्टेटमेंट होगी। यहाँ पर इफ, यहाँ पर कंडीशन हमने दी, उसके बाद 4 या 5 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो उन 4 या 5 तमाम स्टेटमेंट को हम इस पर्टिकुलर stmt वाले वेरिएबल के अंदर एक तरीके से स्टोर करवा रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो हमारे पास एक कंप्लीट इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर विवेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर हमने स्टोर किया है। तो ये तरीका कहलाता है रूल बनाने का। यानी इस पर्टिकुलर इफ एल्स के जो कंप्लीट स्टेटमेंट थी उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर किया है। तो ये हमने क्या किया है, एक इफ एल्स का रूल बनाया है। ठीक है, तो एरो में बी कंसिडर्ड एज रूल, सच अ रूल इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक टर्म इन्होंने इस्तेमाल की है प्रोडक्शन। जब भी हम कोई रूल डिफाइन करते हैं अपने ग्रामर के अंदर, वो पर्टिकुलर रूल हमारे पास कहलाता है प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन का लफ्ज जब भी आप कंपाइलर के टर्म्स के अंदर सुनेंगे तो उसका मतलब होता है रूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपने एक रूल बना दिया है। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई थी, आपने उस पर्टिकुलर रूल स्टेटमेंट को उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपने एक रूल बना दिया है और इस रूल को आपने एक नाम दे दिया है stmt। ठीक है, अब ये जो stmt जहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर कुछ भी इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की जगह पर हम इस पूरी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो, काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट है और जब पहली दफा इस चीज को हम पढ़ रहे होते हैं तो ये चीजें समझ में नहीं आती। यहाँ तक सिर्फ अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड तक आपको ये चीज समझ में आना जरूरी है कि हम जो है सिंटैक्स किस चीज को कह रहे हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका कार है हमारे पास, उसको हम सिंटैक्स कह रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने इफ एल्स स्टेटमेंट की यहाँ पर दी है कि इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का हमारे पास ये वाला सिंटैक्स है। सिर्फ अगर इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया है तो आगे की स्लाइड्स आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। अगर ये वाला हिस्सा अभी समझ में नहीं आया है तो अभी आगे चलकर हमें यही चीज समझनी है कि ये किस तरीके से बनता है, वो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। जब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ग्रामर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ही यहाँ पर बात हो रही है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज 4 कंपोनेंट। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हमें 4 चीजें जरूर मेंशन करनी होती हैं। 4 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज हमारे पास होती है सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। तीसरी चीज हमारे पास होती है सेट ऑफ प्रोडक्शन।
और चौथी चीज हमारे पास होती है स्टार्ट सिंबल। ठीक है, इन चारों को समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझने के लिए। सेट ऑफ टर्मिनल, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, सेट ऑफ प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। अब सेट ऑफ टर्मिनल को आमतौर पर इसका दूसरा नाम भी है, टर्मिनल को हम जो है टोकन भी कह सकते हैं। The terminals are elementary symbol of the language denoted by grammar। इस चीज को अभी एग्जाम्पल के अंदर जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नॉन टर्मिनल्स का जो दूसरा नाम है उसको हम सिंटैक्टिक वेरिएबल भी कह सकते हैं। यानी ये जो नॉन टर्मिनल होते हैं ये एक तरीके से वेरिएबल का काम कर रहे होते हैं। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, नॉन टर्मिनल्स को आप थोड़ी देर के लिए समझें कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम कर रहे होते हैं। और ये जो टर्मिनल आपके पास होता है, टर्मिनल जो है ये उस वेरिएबल की वैल्यू का काम कर रहा होता है। नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स होते हैं और टर्मिनल जो है उन वेरिएबल्स की नॉर्मल वैल्यूज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज यहाँ पर है सेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम मेंशन करते हैं। जैसे अभी मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको ऊपर रूल दिखाया, तो इसी तरीके से हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आपको कुछ ना कुछ रूल डिफाइन करने होते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा। तो रूल को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूल को जो है हम प्रोडक्शन कहते हैं कंपाइलर के टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेट ऑफ टर्मिनल, set of non-terminals, set of productions, और a designation of one of the non-terminals as the start symbol। यानी फिर हम एक start symbol को भी वहां पर मेंशन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रामर हमने लिखी है ये किस सिंबल से या किस पॉइंट से स्टार्ट की जाएगी। यानी इस ग्रामर को जब कंपाइलर पढ़ना शुरू करेगा तो इसको वो किस जगह से पढ़ना शुरू करेगा, उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पर स्टार्ट सिंबल कह रहे हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आगे इसकी एग्जाम्पल में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आसान अल्फाज के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूरी की पूरी ग्रामर को, कि ग्रामर के अंदर चार चीजें होती हैं। सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये होते हैं नॉन रिप्लेसेबल। ठीक है, नॉन रिप्लेसेबल यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू आपने एक दफा दे दी है, अब वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स रिप्लेसेबल, अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो आपने वैल्यू असाइन की है वो आप अपनी मर्जी से बाद में किसी भी वक्त दूसरी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू आपने असाइन की है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप एक वेरिएबल लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10। अब ये जो 10 आपने दिया है ना, ये 10 हमेशा 10 ही रहेगा। 10 जो है एक टर्मिनल का काम करेगा, 10 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी। 10 जो है, 10 की एक पर्टिकुलर मीनिंग हमारे पास अवेलेबल है कि 10 जो है वो 10 ही रहेगा, वो 11 नहीं हो सकता कभी भी। तो 10 जो है आपके पास टर्मिनल है जिसको हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जैसे भी मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनल्स जो है वेरिएबल्स का काम कर रहे होते हैं। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स जब जैसे आपने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो ए आपके पास आप ये समझ लें कि एक तरीके से नॉन टर्मिनल है। ए की वैल्यू को आप कभी भी किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। यानी ए की वैल्यू कभी हो सकता है आप 10 इस्तेमाल करें, कभी हो सकता है 12 इस्तेमाल करें, कभी हो सकता है कोई और वैल्यू इस्तेमाल करें। तो नॉन टर्मिनल जो है वो रिप्लेसेबल होते हैं, यानी नॉन टर्मिनल्स की जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेसेबल होती हैं। लेकिन जो टर्मिनल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो टर्मिनल्स कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा सेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे आपकी ग्रामर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर के पास, उनको हम सेट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं। और उन ये जो नॉन टर्मिनल जितने भी हमारे पास हैं, उन तमाम नॉन टर्मिनल्स में से कोई एक आपके पास नॉन टर्मिनल ऐसा होगा जो स्टार्ट सिंबल होगा, जहां से हमारी ग्रामर स्टार्ट होगी या हमारा कंपाइलर वहां से चीजों को पढ़ना शुरू करेगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल से हम प्लस माइनस का काम करेंगे, प्लस माइनस किस तरह आपका कंपाइलर परफॉर्म करता है, तो इसमें ये चारों चीजें आपके पास आएंगी, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, एक ग्रामर है, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। अ ग्रामर इज स्पेसिफाइड बाय लिस्टिंग इट प्रोडक्शंस
with the production for start symbol appearing first। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो भी ग्रामर लिखेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आपके पास होंगे, यानी कुछ ना कुछ आपके पास उसके अंदर रूल्स होंगे। उन तमाम रूल्स में से आप स्टार्ट सिंबल वाले रूल को सबसे ऊपर लिखेंगे, यानी सबसे पहला जो रूल आपके पास होगा वो आपका स्टार्ट सिंबल वाला होगा। ये इन्होंने एक हमें पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, आपको एक ऐसी ग्रामर बनानी है, एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट हैविंग ईदर प्लस और माइनस, यानी आपको एक ऐसी ग्रामर बनानी है जिसके अंदर दो डिजिट्स जो हैं आपस में या तो प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हो। अभी हम कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, इफ एल्स कैसे काम करता है, लूप किस तरह काम करते हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक सी एक डेफिनेशन या एक बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो डिजिट्स के दरमियान में आप प्लस और माइनस किस तरह परफॉर्म करवाएंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है एल, उसके बाद मैंने एरो का सिंबल लगाया। ये हम एरो का सिंबल जो है ये डिफाइन करता है कि ये एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एल एरो डी प्लस डी। अब ये जो डी है इसको हम नॉर्मली डिजिट यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो एल इज एल एरो का सिंबल डी प्लस डी, एल एरो डी माइनस टी और एल एरो डी, ठीक है। अब इसके बाद नीचे एक रूल हमने लिखा है डी, और यहाँ पर हमने लिखा है 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर। ये बीच के अंदर हमने जो सिंबल लगाया है इसको हम और सिंबल कहते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास और का है। तो डी मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, या इनमें से कोई भी एक नंबर आप डी की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर थोड़ा सा चीज को देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एल एंड डी आर नॉन टर्मिनल्स। अगर आप पीछे वाली मैं दोबारा से पीछे की तरफ जाऊं, अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन टर्मिनल्स आर रिप्लेसेबल, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज के साथ, ये बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि एल एंड डी आर नॉन टर्मिनल्स। तो इसका मतलब ये है कि एल को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो डी प्लस डी के साथ, या एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी माइनस डी के साथ, या एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल एक अकेले डी के साथ, ठीक है। इसी तरह डी भी जो है हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है, तो डी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक किसी भी एक डिजिट के साथ, ठीक है। एल इज द स्टार्ट सिंबल टू। अब देखो एल जो है आपके पास एक नॉन टर्मिनल भी है, और एल को ही यहाँ पर स्टार्ट सिंबल भी बनाया गया है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब आपका कंपाइलर इस पर्टिकुलर ग्रामर को पढ़ना शुरू करेगा तो वो एल से डायरेक्टली स्टार्ट करेगा, वो देखेगा कि एल के लिए कौन सा रूल लिखा गया, ठीक है। तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्टार्ट सिंबल से ही शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ लिखा है 0 to 9 डिजिट्स, यानी 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ये तमाम के तमाम टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स आपके पास वो वर्ड या वो आपके पास चीजें होती हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी 0 को आप किसी और चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा 0 ही रहेगा। 3 हमेशा 3 ही रहेगा, इसको आप किसी और चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनल्स आपके पास वो आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप किसी और चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। टर्मिनल्स आपके पास वो चीजें होती हैं जिनको आप फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकते। ये आपके सामने एग्जांपल सामने ही है कि एल को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी प्लस डी के साथ, या डी माइनस डी के साथ, या सिंपल डी के साथ। और डी जो है आप डी को भी आप फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक कीवर्ड के साथ, लेकिन इन तमाम कीवर्ड्स को या इन तमाम डिजिट्स को आप फर्दर आगे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन डिजिट्स को हम टर्मिनल कह रहे हैं। और बाकी जितने भी ये हैं आमतौर पर एल और डी, इनको हम यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौथा पॉइंट है ऑल लाइंस इन दिस ग्रामर रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शंस या रूल्स, ठीक है। ये जितनी भी लाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं इन तमाम लाइंस को यहाँ पर प्रोडक्शन कहा जा रहा है, या आमतौर पर इसको हम रूल्स ही कहते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्शन का लफ्ज सुनेंगे आपको समझना है कि इसका मतलब है रूल। तो जैसे यहाँ पर 4 चीजें होती हैं ग्रामर के अंदर, तो चारों चीजें इस ग्रामर में आ चुकी हैं। नॉन टर्मिनल्स भी आ गए हैं, स्टार्ट सिंबल भी आ गया है, टर्मिनल्स भी आ गए हैं, और रूल्स भी आपके पास आ गए हैं। तो ये आपने एक ग्रामर बना दी। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूं कि ये जो चीज आपने लिखी है इसमें 3 दफा एल आ रहा है। तो जब आपके पास मल्टीपल टाइम्स एक ही कीवर्ड आ रहा हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
एल एरो डी प्लस डी और डी माइनस डी और डी, यानी बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, बस इन तीनों को हमने क्या किया है और के सिंबल के साथ यहाँ पर अलग कर दिया है। यानी इसका मतलब यह है कि एल को या तो आप डी प्लस डी के साथ रिप्लेस करेंगे, या फिर डी माइनस डी के साथ रिप्लेस करेंगे, या सिंगल आप डी के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, फिर ये जो डी आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन डी को आप फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर डिजिट के साथ। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रामर ये किस तरीके से लिखी है। देखो ग्रामर की जो हमारे पास डेफिनेशन, ग्रामर के लिए जो एग्जांपल हमें दी गई है, वो कह रहा है कि सिंगल डिजिट्स हैविंग ईदर प्लस और माइनस, यानी हमें सिंगल डिजिट्स के दरमियान, दो सिंगल डिजिट्स के दरमियान या तो प्लस करवाना है या माइनस करवाना है। वो किस तरीके से हम उसके लिए ग्रामर लिखेंगे, तो उसके लिए ये ग्रामर आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। अब कंसिडर करो कि आपको 9+5 को प्लस करना है। आपके कंपाइलर को आपने आपकी कोडिंग के अंदर आपने लिखा 9+5। अब जब कंपाइलर 9+5 को पढ़ेगा तो वो जाएगा प्लस वाली जो भी आपने मतलब रूल यहाँ पर डिफाइन किया है दो डिजिट्स के दरमियान आपस में, जो आपने ग्रामर उसके लिए लिखी है, वो उस ग्रामर के अंदर जाएगा और वहां पर सबसे पहले ढूंढेगा कि स्टार्ट सिंबल कौन सा है। ठीक है, वो उसको आपने फॉर एग्जांपल ये वाली ग्रामर आपने लिखी है दो डिजिट्स के दरमियान में प्लस या माइनस करवाने के लिए, तो जब आपका कंपाइलर कोड के अंदर 9+5 पढ़ेगा तो वो ढूंढेगा इस तरीके की कौन सी आपके पास ग्रामर लिखी हुई है। वो इस ग्रामर में जाकर सबसे पहले स्टार्ट सिंबल ढूंढेगा। इस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल एल है। अब वो देखेगा कि मुझे प्लस वाला रूल चाहिए, तो वो देखेगा कि एल जो है कितने रूल्स के साथ रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि एल एक नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब ये है कि ये फर्दर रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो वो ढूंढेगा कि प्लस वाला रूल कौन सा है। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला भी एक रूल है, माइनस वाला भी रूल है, और एक विदाउट किसी ऑपरेटर के भी यहाँ पर एक रूल अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर ये जो आपका कंपाइलर है वो देखेगा मुझे प्लस वाला रूल चाहिए, तो वो आपके स्टार्ट सिंबल को, यानी जो आपका एल है उसको रिप्लेस कर देगा डी प्लस डी के साथ। यानी अब ये जो 9+5 है, ये जब कंपाइलर पढ़ेगा तो वह एल से स्टार्ट करेगा और एल को रिप्लेस करेगा डी प्लस डी वाले रूल के साथ। ठीक है, अब वो डी प्लस डी वाला रूल उसने अप्लाई कर दिया। अब वो देखेगा कि मेरे पास ये जो डी आ रहा है, इस डी को भी आगे रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मतलब वो चेक करेगा कि ये जो डी है ये एक नॉन टर्मिनल है या एक टर्मिनल है। तो वो देखेगा कि डी जो है एक नॉन टर्मिनल है, इसको भी इसके लिए भी आगे रूल लिखे हुए हैं, ये फर्दर रिप्लेस हो रहा है। तो अब वो देखेगा कि डी के लिए मुझे कौन सा यहाँ पर डिजिट दिया गया है जिसको मैं रिप्लेस करूं। तो आपने यहाँ पर इसको दिया है 9, तो वो पहले वाले डी को 9 के साथ रिप्लेस करेगा, प्लस ऑपरेटर डायरेक्टली आ जाएगा, और दूसरा जो डी आपके पास है वो आपके पास 5 के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो ये वो इन टर्मिनल जैसे 5 ले लेगा। अब वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बन जाने के बाद आगे चेक करेगा कि ये जो 9+5 मेरे पास आया है क्या ये आगे फर्दर रिप्लेस हो रहा है। वो चेक करेगा 9 जो है कहीं नॉन टर्मिनल तो नहीं है, तो वो चेक करेगा 9 जो है नॉन टर्मिनल नहीं है बल्कि ये एक टर्मिनल है, आगे इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो वो इसको छोड़ देगा। फिर वो प्लस को देखेगा कि क्या कहीं प्लस जो है ये कहीं नॉन टर्मिनल तो नहीं है, फिर वो देखेगा प्लस के लिए भी कोई रूल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो वो इसको छोड़ देगा। आखिर में देखेगा 5 के लिए कोई रूल तो नहीं है, आगे देखेगा 5 के लिए कोई रूल नहीं है, तो वो 5 को भी यहीं पर ऐसे ही छोड़ देगा। तो ये फिर आपके पास 9+5 ये टर्मिनल आपके पास जब आ चुके हैं आखिर के अंदर, अब आपका जो कंपाइलर है वो इसके ऊपर फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा प्लस का, और आपको रिजल्ट जनरेट करके वो दे देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कंपाइलर आपकी किसी ग्रामर को पढ़ता है तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स आपकी ग्रामर के अंदर होंगे उन तमाम के तमाम नॉन टर्मिनल्स को तब तक हमें रिप्लेस करते रहना है जब तक हमारे पास आखिर में सारे के सारे टर्मिनल्स नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई एक नॉन टर्मिनल बीच में बाकी होगा तब तक आपका कंपाइलर जो है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहला वो क्या करेगा, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेगा और फिर उनको रिप्लेस करता जाएगा, रूल तब तक रिप्लेस करता जाएगा जब तक आखिर में सारे के सारे टर्मिनल्स नहीं बच जाते हैं। तो होपफुली अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक सिंपल सी हम ग्रामर किस तरह लिखते हैं, एक ग्रामर में चार चीजें कौन कौन सी होती हैं, और उन ग्रामर्स को आपका कंपाइलर किस तरीके से अपने काम परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, किस तरीके से वो नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल्स के अंदर रिप्लेस कर रहा होता है।
आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रामर लिखी गई है, उस ग्रामर की बेस के ऊपर यहाँ पर 4 डिफरेंट आपके पास जो है एग्जाम्पल्स परफॉर्म की गई हैं। देखो यहाँ पर ई जो है ये हमारा स्टार्ट सिंबल है, ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं ई ऑपरेटर ई के साथ, ठीक है, ये एक रूल पहला। ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं पैरेंथेसिस ई के साथ, ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ई के साथ, और ई को आप डायरेक्टली डी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो आपका डी है, इस डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट के साथ, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर आपको दिया गया है ये भी आपका एक नॉन टर्मिनल है, इस ऑपरेटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के साथ। तो ये आपके पास एक छोटी सी ग्रामर लिखी गई है जिसकी मदद से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसके अंदर पैरेंथेसिस वाली जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं मैथमेटिकली उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सी ग्रामर है। ई जो है आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपका ई जो है वो स्टार्ट सिंबल है। अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल नंबर 1 दी गई है माइनस का 5। अब जब माइनस का 5 है तो आपका कंपाइलर पहले चेक करेगा कि मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन सी ग्रामर है, तो उसको ये वाली ग्रामर मिलेगी। अब वो देखेगा मुझे माइनस वाली जो भी मतलब एक्सप्रेशन है या जो भी रूल है माइनस वाला उसके ऊपर जाना है, तो वो देखेगा ई के अंदर, क्योंकि ई हमारा स्टार्ट सिंबल है, वो देखेगा ई के अंदर ऐसा कौन सा रूल है जिसके शुरू में माइनस आ रहा है, तो उसको ये वाला जो है रूल मिलेगा माइनस का ई। तो वो क्या करेगा, स्टार्ट सिंबल आपका ई है, इसको रिप्लेस करेगा माइनस के ई के साथ, माइनस का ई आ गया। अब वो देखेगा माइनस तो मेरे पास चलो आ गया है, अब ई को मुझे किसी ऐसी स्टेटमेंट के साथ या किसी ऐसे रूल के साथ रिप्लेस करना है जो इसको डिजिट बना दे। तो वो देखेगा ई के साथ ऐसा कौन सा रूल है जो इसको डिजिट में कन्वर्ट करेगा, तो इसको यहाँ पर मिलेगा डी। तो वो क्या करेगा, माइनस वैसे के वैसे आ जाएगा, ई को फिर फर्दर रिप्लेस करेगा डी के साथ, ठीक है। अब ये बन गया है माइनस का डी। अब ये चेक करेगा कि मेरे पास डी में ऐसा कौन सा रूल मेरे पास लिखा हुआ है जो डी को 5 बना देगा। तो डी के अंदर हमारे पास रूल लिखा हुआ है 5, ये टर्मिनल है हमारे पास 5, तो इसने माइनस डी को यहाँ पर माइनस का 5 कर दिया। तो इस तरीके से आपके कंपाइलर ने ई से स्टार्ट किया और इसको आखिर के अंदर -5 तक एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक ग्रामर को आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है ई से स्टार्ट करके -5 तक। इसी तरीके से आपके पास दूसरे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है 7 + 5। अब 7 + 5 तो ई से आपका जो कंपाइलर है वो स्टार्ट करेगा, वो देखेगा ऐसा कौन सा रूल मेरे पास है जिसके अंदर 2 डिजिट्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो वो देखेगा ये है मेरे पास ई ऑपरेटर ई, तो वो ई को रिप्लेस करेगा ई ऑपरेटर ई के साथ, ठीक है। फिर वो देखेगा कि ई को मुझे अब नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, ई को डी के साथ रिप्लेस करेगा, तो वो डी ऑपरेटर डी आपके पास करेगा, तो ये डी ऑपरेटर डी आ गया। उसके बाद फिर ऑपरेटर को वो देखेगा कि मुझे प्लस का ऑपरेशन चाहिए, तो वो देखेगा ऑपरेटर वाले रूल के अंदर मेरे पास प्लस है या नहीं, तो प्लस इसको यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको प्लस में रिप्लेस कर देगा। अब आपके कंपाइलर के पास 7 + 5 आ चुका है, अब वो इसको आगे मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर वो देखेगा कि मेरे पास ई को मैं माइनस वाले रूल के साथ सबसे पहले रिप्लेस करूं, तो वो माइनस वाला रूल आपके पास क्या है, माइनस का ई, तो वो स्टार्ट सिंबल जो कि आपका ई है इसको रिप्लेस करेगा माइनस के ई के साथ। फिर वो देखेगा कि अब यहाँ पर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो वो ई को जो ई है आपका इसको रिप्लेस करेगा पैरेंथेसिस वाले ई के साथ, क्योंकि ई जो है पैरेंथेसिस वाले ई के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो ई माइनस आपका बाहर ही रहेगा, अंदर वाले ये जो ई है आपका इसको ये रिप्लेस कर देगा पैरेंथेसिस वाले ई के साथ। अब वो देखेगा कि ये जो ई मेरे पास पैरेंथेसिस भी आ गए हैं, ठीक है, ये वाले पैरेंथेसिस भी आ चुके हैं और माइनस भी आ चुका है। अब वो देखेगा ई मेरे पास रिप्लेस होना चाहिए दो डिजिट्स के बीच में कोई ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर, तो वो ई को रिप्लेस करेगा ई ऑपरेटर ई के साथ। अब एग्जैक्टली ये वाला काम यहाँ पर होगा जो अभी हमने पीछे देखा था, ये वाला काम फिर यहाँ पर इसमें किया, ई को पहले ई ऑपरेटर ई के साथ रिप्लेस किया, फिर डी ऑपरेटर डी, फिर आखिर के अंदर 7 + 5। तो इस तरीके से ये वाली जो मतलब आपके पास एग्जाम्पल है ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। चौथी एग्जाम्पल के अंदर आपके पास देखो क्या हो रहा है, 7 + 5
-9 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और बड़ी आपके पास स्टेटमेंट आ गई है। अब कंपाइलर इसको किस तरीके से डील करेगा, वो आपके पास सबसे पहले स्टार्ट सिंबल में देखेगा कि दो ऑपरेटर्स हैं, उनके बीच के अंदर मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है। तो वो कैसे होगा, ई ऑपरेटर ई वाले रूल की मदद से होगा। तो सबसे पहले इसने स्टार्ट सिंबल को रिप्लेस किया ई ऑपरेटर ई के साथ। फिर इसके बाद एक ई ऑपरेटर ई को फॉर एग्जांपल इसने ये वाला ई ऐसे ही उतार दिया, ये वाला ई इसने ऐसे ही लिख दिया, और इस वाले ई को इसने आगे फर्दर रिप्लेस कर दिया है ई ऑपरेटर ई के साथ। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से बड़ी स्टेटमेंट आपने कर दी है, इस ई को आपने ई ऑपरेटर ई के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। फिर इसी तरीके से एक दफा और इसने ये यहाँ तक जो है अपना काम पूरा का पूरा वैसे के वैसे उतार दिया, और आखिर वाले ई को एक दफा ई ऑपरेटर ई के साथ आगे और रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास कुछ इस तरीके के आपके पास ई आ चुके हैं, 1 2 3 4 ई हैं और 3 ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट वैसे बन चुकी है। अब जितने भी ई इसके अंदर हैं उन तमाम ई को ग्रामर की मदद से हमने डी में रिप्लेस किया, और जो जो ऑपरेटर्स हमारे पास रिक्वायर्ड ऑपरेटर थे, यानी पहला ऑपरेटर जो है प्लस, दूसरा हमारे पास माइनस, और तीसरा जो है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर आपके पास जो मतलब स्टेटमेंट दी गई थी आपके कोड के अंदर, आपके कंपाइलर ने उस पर्टिकुलर ग्रामर की मदद से उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया। तो होपफुली ग्रामर क्या होती है, ग्रामर बनाई किस तरह जाती है, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आप आगे वाले चैप्टर्स को नहीं समझ पाएंगे। चीज समझ में नहीं आती है तो उसको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 4 बार आपको वीडियो देखनी होगी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई हैं कि सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, सेट ऑफ प्रोडक्शन, स्टार्ट सिंबल क्या है, तो आपको ग्रामर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है पार्स ट्री के हवाले से। तो ट्री बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, या आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ग्रामर की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पर एक पार्स ट्री को जनरेट कर रहे होते हैं। For example, a parse tree pictorially shows how the start symbol of a grammar drives a string। ये आपके पास जो पार्स ट्री होता है, ये आपको बताता है कि आपने स्टार्ट सिंबल की मदद से किसी एक स्ट्रिंग को किस तरह जनरेट किया है। ठीक है, जो कुछ आपने स्टार्ट सिंबल की मदद से, जैसे मिसाल है यहाँ पर, आपने स्टार्ट सिंबल की मदद से जो आपका ई था, इसकी मदद से आपने -5 को जनरेट किया है। तो आपका जो पार्स ट्री है वो यही बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका स्टार्ट सिंबल ए है, और ए की मदद से आपने एक्स वाई जेड को जनरेट किया। तो ये आपका एक तरीके से पार्स ट्री बन गया है। ये आपका स्टार्ट सिंबल था, इस स्टार्ट सिंबल की मदद से आपने एक स्ट्रिंग को जनरेट कर दिया है। तो ये आपका बन चुका है पार्स ट्री। ये इतना सिंपल नहीं बनता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये काफी कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है ये पार्स ट्रीज बनते हैं। तो इफ अ नॉन टर्मिनल ए हैज अ प्रोडक्शन, अगर ए जो है आपका स्टार्ट सिंबल है और इसके लिए आपने रूल लिखा हुआ है ये एक्स वाई जेड में रिप्लेस होगा, तो देन अ पार्स ट्री में हैव एन इंटीरियर नोड लेबल्ड ए विद 3 चिल्ड्रन लेबल एक्स वाई जेड। अब ये कह रहा है कि इसकी एक पेरेंट नोड होगी ए, और इसके 3 चिल्ड्रन होंगे एक्स वाई जेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये आपका एक तरीके से पार्स ट्री बन गया। अब पार्स ट्री से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। द रूट इज लेबल्ड बाय स्टार्ट सिंबल। रूट जो है आपका वो पॉइंट होता है ट्री का, जहां से आपका ट्री शुरू हो रहा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका रूट होगा वो हमेशा आपका स्टार्ट सिंबल ही होगा, यानी आपकी ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल है, जहां से आपकी ग्रामर एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, आपका रूट जो है हमेशा स्टार्ट सिंबल ही होगा। इसी तरीके से ये कह रहा है कि ईच लीफ इज लेबल्ड बाय अ टर्मिनल, और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है नल स्ट्रिंग, यानी कुछ भी नहीं। अब ये एप्सिलॉन आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर, या आप इसकी जगह पर नल स्ट्रिंग इसको कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम अपने लेक्चर्स के अंदर हम इसको नल स्ट्रिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो ईच लीफ इज लेबल्ड बाय अ टर्मिनल। अब ये कह रहा है लीफ, अब ट्री का जो लीफ होता है, यानी ट्री के जो पत्ते होते हैं, वो आपके ट्री का आखिरी हिस्सा होता है। यानी ए और ये जो एक्स वाई जेड है, ये तीनों क्या हैं, इसके लीव्स हैं। तो अब ये जो लीव्स हैं,
यहाँ पर दूसरा रूल हमें ये कह रहा है कि जितने भी आपके ट्री के लीव्स होंगे वो तमाम के तमाम टर्मिनल्स होने चाहिए, वो नॉन टर्मिनल नहीं हो सकते, वो सारे के सारे जो है टर्मिनल्स ही होने चाहिए। यानी आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया और आखिर के अंदर यानी ट्री के आखिर के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे या जितने भी आपके पास चीजें बन रही होंगी आपकी ग्रामर की मदद से, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं टर्मिनल्स ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ट्री के आखिर के अंदर कोई नॉन टर्मिनल आपके पास आ रहा हो। ईच इंटीरियर नोड इज लेबल्ड बाय अ नॉन टर्मिनल। अब ये कह रहा है कि इंटीरियर नोड, अब इंटीरियर नोड क्या है? तो अभी तो यहाँ पर इंटीरियर नोड इस वाले ट्री के अंदर इन्होंने नहीं दिखाई है। ये जो है आपका स्टार्ट सिंबल है और ये आपके पास टर्मिनल्स हैं। अगर इस पर्टिकुलर ट्री के बीच में यानी फॉर एग्जांपल ए और एक्स के बीच के अंदर कोई और हमारे पास स्टेटमेंट या कोई और ऑपरेटर या कोई और हमारे पास अल्फाबेट आ रहा होता, तो वो जो बीच वाला अल्फाबेट होगा वो आपके ट्री की इंटीरियर नोड को रिप्रेजेंट करेगा, और जितने भी ट्री के इंटीरियर नोड होते हैं वो तमाम के तमाम नॉन टर्मिनल्स होते हैं, यानी उनको आप फर्दर आगे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। रूट क्या होता है? रूट जो है हमेशा आपका स्टार्ट सिंबल ही रहेगा। लीफ क्या होता है? लीफ हमेशा आपका टर्मिनल ही रहेगा, यानी इसको आप फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और इंटीरियर नोड जो है हमेशा आपका नॉन टर्मिनल ही रहेगा। इंटीरियर नोड बेसिकली आपके ट्री के दरमियान वाली यानी जो रूट और आपके लीव्स के दरमियान वाली जो बीच में नोड जाती हैं, उन नोड्स को हम यहाँ पर इंटीरियर नोड कह रहे हैं, दरमियान वाली नोड्स जो कि सारी की सारी नॉन टर्मिनल्स होंगी, यानी उन नॉन टर्मिनल्स को आगे फर्दर रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है पार्स ट्री या यील्ड ऑफ द ट्री। अब लीव्स ऑफ अ पार्स ट्री व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर्म द यील्ड। अब ये कह रहा है कि जब आपके पास एक ट्री है, ये ट्री आपके पास बन चुका है, ठीक है। अब ये ट्री कैसे बना है अभी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि लीव्स ऑफ अ पार्स ट्री, यानी जो आपके पार्स ट्री के लीव्स हैं, जैसे ये आखिर वाली जो आपके पास टर्मिनल्स होते हैं जिनको आप फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकते, द लीव्स ऑफ अ पार्स ट्री व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर आप इसको लेफ्ट से लेकर राइट तक रीड करें, जैसे 9 - 5 + 2, तो ये जो आपके पास चीज बनी है ना 9 - 5 + 2, इस पर्टिकुलर चीज को आप यील्ड ऑफ द ट्री कहते हैं। तो यील्ड ऑफ द ट्री क्या है? द लीव्स ऑफ द पास ट्री व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जो हमारे ट्री के लीव्स हैं, अगर उनको हम लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करें, यानी ट्री बनाने के बाद लीव को हम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बनकर आ रहा है उसको हम कहते हैं यील्ड ऑफ द ट्री। अब एग्जाम्पल हमें दी गई है, ये कह रही है कि 9 - 5 + 2। अब 9 - 5 + 2 को आपने यहाँ पर ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर की मदद से आपने इसका ट्री बनाना है। तो ग्रामर आपको दी गई है कि ये जो आपका है ई, इसको आप ड्राइव कर सकते हैं ई + डी के साथ, ई - डी के साथ, और या तो फिर ई जो है डायरेक्टली डी के साथ रिप्लेस हो सकता है, और डी जो है इनमें से किसी भी एक टर्मिनल के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो 9 - 5 + 2, अब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपने प्लस वाला जो काम है वो किया, तो आपने यहाँ पर स्टार्ट सिंबल आपने शुरू किया ई से, ठीक है। इसको आपने रिप्लेस किया है ई + डी वाले और रूल के साथ। ई ई पहला आपने इसका जो ये नोड बनाया है ई का, ई, और यहाँ से प्लस और ये डी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रूट को, जो आपका रूट है यानी जो आपका स्टार्ट सिंबल है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया है ई + डी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका ई था उस ई को आपने चेक किया कि अब मुझे क्या करना है, माइनस करवाना है। तो ई, इस वाले ई को आपने रिप्लेस किया ई - डी के साथ, ठीक है। तो अभी आपके पास ई - डी भी बन गया। अब ये वाला जो ई है आपके पास, इसको आपने रिप्लेस किया आपकी ग्रामर में डी के साथ, और डी को आपने रिप्लेस किया 9 के साथ। तो अब ये आपके पास बन गया 9, ये माइनस आपके पास ऑलरेडी आ चुका था। इस वाले डी को आपने 5 के साथ रिप्लेस किया, तो आपके पास ये 9 - 5 यहाँ पर बन चुका है।
ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो ये प्लस आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, और आखिर के अंदर जो डी आपकी ग्रामर की मदद से आया है उसको आपने यहाँ पर 2 के साथ रिप्लेस किया, तो आपके पास बन गया है 9 - 5 + 2। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ सकता है कि जब हमने स्टार्ट सिंबल शुरू किया, देखो यहाँ पर यहाँ पर जो है 9 - 5 पहले था, और जब हमने ट्री बनाया है तो हमने प्लस वाला यानी 5 + 2 वाला काम पहले यहाँ पर क्यों किया है, ये सवाल आपके जहन के अंदर आ सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको फिजिकल क्लासेस में भी ये बात बताई थी कि जब भी हम ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, यानी जब आपका कंपाइलर ट्री को पढ़ना शुरू करेगा तो वह हमेशा नीचे की तरफ से ट्री को ऊपर की तरफ पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है ट्री को रीड करने की, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो 9 - 5 + 2, तो आपका जो ट्री है वो नीचे की तरफ, यानी जो आपका ट्री का सबसे निचला हिस्सा होगा वहां से आपके ट्री को पढ़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस वाला काम पहले करते तो माइनस वाला काम जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होता और प्लस वाला काम जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता। तो हमें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि पहले हम चाह रहे थे कि 9 - 5 पहले एग्जीक्यूट हो और फिर जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा उसके अंदर जो है ये 2 बाद में प्लस हो। तो इसलिए हमने क्या किया कि प्लस वाला जो काम है, यानी जो बाद में होने वाला काम था उसको हमने ट्री में ऊपर की तरफ रखा, और जो पहले होने वाला काम था उसको हमने ट्री के अंदर नीचे की तरफ रखा, ताकि पहले ये एग्जीक्यूट हो और बाद में ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो। तो होपफुली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको ट्रीज के हवाले से भी क्लियर हो गया होगा कि ट्री होता क्या है और यील्ड ऑफ द ट्री जो है ये बेसिकली क्या है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एम्बिग्यूटी का। अब ये लफ्ज हो सकता है आपने सुना हो, एम्बिग्यूटी क्या होती है। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसी चीज जहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाए कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए या मुझे दूसरा काम करना चाहिए, यानी अब आपका कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो सकता है एम्बिग्यूटी की मदद से कि मुझे कौन से वाले ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास अ ग्रामर that produces more than one parse tree for some sentence is said to be ambiguous grammar। यानी आपके पास एक ग्रामर लिखी गई है, ठीक है, और उस ग्रामर की मदद से जब आपके कंपाइलर ने ट्री को बनाना शुरू किया तो उस कंपाइलर ने 2 या 2 से ज्यादा ट्री जनरेट कर दिए। यानी अब इस ग्रामर की मदद से आपको दिया गया था 9 - 5 + 2 एग्जीक्यूट करने के लिए। 9 - 5 + 2 के लिए आपके कंपाइलर ने एक ये वाला ट्री बनाया और एक ये वाला ट्री बनाया। अब आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर ग्रामर की मदद से मेरे पास 2 डिफरेंट ट्रीज जनरेट होकर आ गए हैं, मुझे कौन सा वाले के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा वाला ट्री जो होगा वो मुझे सही रिजल्ट देगा और कौन सा वाला मेरे पास होगा जो मुझे गलत रिजल्ट देगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कंसिडर कीजिएगा, अगर हम 9 - 5 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4। 4 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 6। यानी अभी हमने क्या किया है, पहले हमने 9 - 5 को एग्जीक्यूट किया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 + 2 को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा 7, और 9 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6 और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग रिजल्ट आने की वजह क्या है कि एक जगह पर हम 9 - 5 को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक जगह पर हम 5 + 2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर अगर आपका कंपाइलर 9 - 5 को ऊपर रखता है तो ये वाला ट्री बनेगा, यानी 9 - 5 वाले हिस्से को वो आपके ट्री के निचले हिस्से की तरफ रखे, यानी वो पहले 9 - 5 को एग्जीक्यूट करे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वो प्लस कर दे 2 के साथ, तो फिर आपके पास ये बिल्कुल सही परफेक्ट एक ट्री मतलब सॉरी इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आपके पास बनकर आ जाएगा अगर इस वाली अप्रोच को आपका कंपाइलर इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वो 5 + 2 वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखता है, यानी वो पहले 5 + 2 को एग्जीक्यूट करता है, 5 + 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसमें से माइनस का 9 करता है, तो आपके पास कुछ और रिजल्ट आएगा जो कि यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 2। तो अब इस तरह की ग्रामर को जो आपके पास एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट करके दे रही हो, उस तरीके की ग्रामर को हम कहते हैं एम्बिगुअस ग्रामर।
और एम्बिगस ग्रामर जो आपके पास होती है वो ग्रामर सही नहीं होती, वो आपको कभी भी सही रिजल्ट जनरेट करके नहीं दे सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस स्टेटमेंट के लिए आपकी ग्रामर कितने ट्रीज जनरेट करके देगी और आपका कंपाइलर उन ट्रीज में से कौन से ट्री को एग्जीक्यूट करेगा या किस ट्री को यूज करेगा अपने पास चलाने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ, ऐसी ग्रामर जो आपके पास मल्टीपल पार्स ट्री को जनरेट करके दे रही हो, इस तरह की ग्रामर आपके पास कहलाती है एम्बिगस ग्रामर। और एम्बिगस ग्रामर आपके कंपाइलर को कंफ्यूज कर देती है कि मुझे कौन सा आपके पास ट्री एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उस चीज को हम कहते हैं एम्बिग्यूटी, कि आपके कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मुझे ये वाले ट्री की तरफ जाना चाहिए या फिर ये वाले ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, द ग्रामर इज एम्बिगस, कि ये वाली जो ग्रामर है ये ग्रामर एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करके दे रही है एक ही एक्सप्रेशन के लिए। तो ये इस तरीके की जो ग्रामर होती है ये सही ग्रामर नहीं होती है, इस तरीके की ग्रामर आपके कंपाइलर के रिजल्ट को हमेशा खराब ही करेंगी। तो आपने क्या करना होता है, इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करना होता है आपकी ग्रामर में से, और कोई और इसकी जगह ग्रामर लिखनी होती है जो हमेशा एक ही जैसा ट्री जनरेट करके दे और एक ही जैसा आपके पास काम परफॉर्म हो रहा हो। तो अब एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं, वो तरीके हमारे पास हैं एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। अब ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑपरेंड हैज ऑपरेटर्स ऑन बोथ इट्स साइड, ये कह रहा है कि जब किसी ऑपरेंड के दोनों साइड के ऊपर ऑपरेटर्स मौजूद हों, यानी लेफ्ट और राइट के ऊपर दोनों साइड के ऊपर ऑपरेटर्स उसके अवेलेबल हैं, देन वी हैव टू डिसाइड विच विद विच ऑपरेटर वी विल एसोसिएट दिस ऑपरेटर। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ऑपरेंड है, अब ऑपरेंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, इक्वल टू है और पावर है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये सबके सब क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेंड क्या होता है, वो नंबर या वो आपके पास डिजिट या वो आपके पास वेरिएबल जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो आपके पास कहलाता है ऑपरेंड। तो अगर किसी ऑपरेंड के दोनों साइड के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेटर मौजूद हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके वाला लिखा हुआ है 9, ठीक है, और 9 के लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और राइट साइड के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि 9 जो है हम माइनस का कंसिडर करेंगे या फिर हम प्लस का कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, के अगर आपके किसी एक ऑपरेंड के दोनों तरफ, अगर किसी ऑपरेंड के दोनों तरफ डिफरेंट ऑपरेटर्स लगे हुए हों, तो अब हमें चूज करना होगा कि उस पर्टिकुलर ऑपरेंड का ऑपरेटर कौन सा होगा। यानी मिसाल ले लो, यहाँ पर मैं अगर आपको लिखकर भी दिखाऊं तो जैसे मेरे पास यहाँ पर है 9, ठीक है, 9 के इस तरफ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास 9 के प्लस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि 9 जो है माइनस का है या 9 जो है प्लस का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको डिसाइड करने का क्या तरीका है कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया होगा इधर या इधर, तो हम क्या करेंगे कि ये जो चार ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं। यानी अगर किसी ऑपरेंड के लेफ्ट साइड के ऊपर ये इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर आपके पास आ रहा होगा तो वो हम लेफ्ट वाला कंसिडर करेंगे। यानी ये जो है 9 हम माइनस का कंसिडर करेंगे, क्योंकि माइनस का जो ऑपरेटर होता है ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, कि ये लेफ्ट के साथ ही कंसिडर किया जाएगा। यानी ये जो ऑपरेंड है आपका, इसके लेफ्ट के ऊपर अगर इन चारों में से कोई भी होगा तो ये वाला जो ऑपरेटर ऑपरेंड है ये उस पर्टिकुलर साइन का ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पावर की हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 है और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो पावर को आप अगर ध्यान दें तो पावर जो है राइट साइड के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर राइट साइड के ऊपर लगाया जाता है। तो और इक्वल टू का जो सिंबल है वो भी राइट साइड के अंदर लिखा जाता है। तो ये जो है आपके पास 9 स्क्वायर, तो ये भी सॉरी स्क्वायर
स्क्वायर नहीं बल्कि पावर और इक्वल टू का जो सिंबल है, ये दो आपके पास ऑपरेटर ऐसे हैं जो राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर हैं, और ये चार जो आपके पास ऑपरेटर हैं ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देखें, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊं। अब यहाँ पर आप देखें कि मसला क्या हो रहा है कि जब हम एम्बिग्यूटी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 9 - 5, अब 9 - 5, अब यहाँ पर देखें ये जो 5 है ना बीच के अंदर, इस 5 को यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस 5 के लिए आप माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो 5 ऑपरेंड आपके पास अवेलेबल है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी कोई ऑपरेटर है और राइट साइड के ऊपर भी कोई ऑपरेटर है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि 5 जो है वो माइनस का आप कंसिडर करेंगे या आप 5 जो है प्लस का कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 5 जो है माइनस का कंसिडर करें तो ऑब्वियसली हमें इस वाली चीज को पहले एग्जीक्यूट करना होगा, 9 - 5 को। 9 - 5 हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा और फिर हम 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो 5 है इसको हम माइनस का कंसिडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस का जो ऑपरेटर आपके पास होता है वो लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है। तो इसी वजह से ये जो माइनस है या हम 5 जो है ये हम माइनस का कंसिडर करेंगे। और अगर इस तरफ हम देखें तो 5 + 2, अब ये 5 + 2 को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एसोसिएटिविटी का जो हमारे पास रूल है ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 5 को जो है प्लस का कंसिडर करके आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी 5 + 2, 5 + 2 7, 7 तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 के राइट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर देखना होगा कि राइट साइड के ऊपर कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस का सिंबल है। तो हम इस पर्टिकुलर सिंबल, पर्टिकुलर ऑपरेंड को माइनस का कंसिडर करेंगे, क्योंकि माइनस का जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। देखो ये भी आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है माइनस का, प्लस भी आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये इस वाले आपके पास ऑपरेटर का होगा, ऑपरेंड का होगा, और ये वाला जो आपके पास 5 है ये इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला जो आपके पास ट्री बनकर आया है, ये वाला ट्री आपके पास सही रिजल्ट जनरेट करके देगा, क्योंकि इसके अंदर हम 5 जो है माइनस का कंसिडर कर रहे हैं, और ये वाला जो ट्री है आपके पास ये गलत रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि 5 जो है माइनस का है और यहाँ पर हम 5 जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्लस वाला एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप अगर अपने मतलब ग्रामर में से इसको एम्बिग्यूटी को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप एसोसिएटिविटी का ध्यान रखते हैं कि किस ऑपरेटर के साथ, किस ऑपरेंड के साथ कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स वाला रूल है कि किसी भी ऑपरेंड के पहले जो आपके पास पावर जो निशानी लगी होती है हम उसको वो वाली निशानी वाला कंसिडर करते हैं। माइनस पहले लगी हुई है तो पहले हम इसको माइनस वाला कंसिडर करेंगे, अगर प्लस है तो हम इसको प्लस वाला कंसिडर करेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास होती है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। ये प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर हम ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हमने पढ़ी थी तब हम इसको बार बार पढ़ाते हैं, सी में भी, C++ में भी और जावा के अंदर भी, कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, और कौन सी को बाद में एग्जीक्यूट करना है। Whenever an operator has higher precedence than other operator, it means that first operator will get its operand before the operator with lower precedence। यानी लोअर प्रेसिडेंस वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा और हायर प्रेसिडेंस वाला आपके पास पहले एग्जीक्यूट होगा लोअर वाले से। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैज हाई प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सारी के सारे ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस हाई है। यानी इसके अंदर पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 + आप 2 करें और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है प्लस के। तो पहले आपको
2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होगा, यानी पहले ये 6 होगा, फिर 6 के अंदर आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। इस तरीके से आपके पास ये 7 रिजल्ट आएगा, तो वो सही है। तो दो चीजें हैं एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए, एक आपके पास होती है एसोसिएटिविटी, कि किस ऑपरेंड के साथ कौन सा ऑपरेटर एसोसिएट हमें करना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास होती है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, कि कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन से ऑपरेटर को बाद में एग्जीक्यूट करना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेटर्स को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस जो है हाई होती है, और एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इनकी जो है प्रेसिडेंस वो कम होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो होपफुली एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। उसके बाद अब एम्बिगियस ग्रामर है। इससे ये जो अभी हमने पीछे ग्रामर पढ़ी थी, ये वही वाली ग्रामर लिखी हुई है, ई प्लस टी, ई माइनस डी, ई मल्टीप्लाइड बाय डी और ई डिवाइड बाय डी, और आखिर के अंदर डी, यानी ई को इनमें से किसी के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा डी जो है आपके पास, इस पर्टिकुलर डी को हम 0 से लेकर 9 तक किसी भी एक टर्मिनल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस ग्रामर को हम एग्जीक्यूट करें तो इस ग्रामर की मदद से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि अगर इस तरीके की ग्रामर आपके पास लिखी हुई है, बिल्कुल यही ग्रामर है, बस इस ग्रामर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नीचे इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये आपके पास जो ग्रामर लिखी हुई है ये एक एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि ये आपके पास मल्टीपल ट्रीज को जनरेट करके दे रही। तो अब आपने क्या करना होगा कि इस तरीके की ग्रामर को रिमूव करना होगा, सॉरी इस तरीके की ग्रामर को आपने क्या करना होगा कि इसको आपने बनाना होगा अनएम्बिगस ग्रामर, यानी इसमें से एम्बिग्यूटी को आपने खत्म करना होगा। एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए अभी जो दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक आपके पास है एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर और एक आपके पास है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। अब प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर को अगर आप ध्यान में रखें तो प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस और माइनस होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे नहीं है, हम ई को इन चारों में से किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो पहले प्लस को ले लें, चाहे तो हम माइनस को ले लें, चाहे हम मल्टीप्लाई को ले लें। तो अब प्लस और माइनस हमेशा बाद में होने चाहिए, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तब जाकर हमारे पास रिजल्ट सही आएगा। तो अब इस पर्टिकुलर ग्रामर को हमने चेंज कर दिया है एक अनएम्बिगस ग्रामर के अंदर। इसमें हमने क्या किया कि ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई प्लस टी के साथ, और ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई माइनस टी के साथ, या फिर हम इसको डायरेक्टली टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर अभी जो टी हमने एक नया नॉन टर्मिनल यहाँ पर लिया है, इस नए टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं टी मल्टीप्लाइड बाय डी के साथ, टी डिवाइड बाय टी डी के साथ, या तो फिर डी के साथ। ठीक है, तो होपफुली अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखो अब प्लस और माइनस को ग्रामर में ऊपर की तरफ रखा गया है, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को नीचे की तरफ रखा गया है। इसकी वजह क्या है कि जब हम ट्री को बनाएंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्री को बनाएंगे तो टी और ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो चीजें हैं वो आपके पास नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्लस और माइनस वाली चीजें हैं ये ऊपर की तरफ आएंगी। ठीक है, ट्री जब बनेगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जो चीजें हैं वो आपके पास नीचे की तरफ आएंगी। जब ट्री में मल्टीप्लाई और डिवाइड नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली ट्री के जो निचला हिस्सा होता है पहले वो रीड किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को पहले रीड किया जाएगा, और प्लस और माइनस ऊपर की तरफ है तो प्लस को और माइनस को बाद में रीड किया जाएगा। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होकर आपके पास एक सही जो चीज है वो बनकर आएगी, यानी सही ट्री आपके पास बनकर आएगा। अब की बार जो ट्री बनेगा वो एम्बिगुअस ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रेसिडेंस का ख्याल रखा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है 1 + 2 + 3। अब सबसे पहले ई को रिप्लेस हम कर सकते हैं ई प्लस टी के साथ। तो हम क्योंकि इसके अंदर दोनों प्लस है तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम प्लस वाला यहाँ पर रूल ले लेते हैं। ठीक है, ई प्लस टी। अब इस वाले ई प्लस टी को सॉरी इस वाले ई को अब फर्दर हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें 2 प्लस के ऑपरेटर चाहिए। तो हम इस वाले ई को
दोबारा से e प्लस टी के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो इस वाले e को हमने e प्लस टी के अंदर रिप्लेस किया और ये t एज इट इज हमारे पास आ गया। फिर इस वाले e को हमने रिप्लेस किया t के साथ, तो अब हमारे पास प्लस टी आ गया। t को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं d के साथ, तो t को जब हमने d के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास प्लस डी आ गया। ठीक है, और d को फिर हम किसी भी डिजिट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 + 2 + 3 आ गया। और अगर आप इसका ट्री देखें तो ट्री भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर आप बनाते चले जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ई जो आपका स्टार्ट सिंबल है उसको आपने रिप्लेस किया है ई प्लस टी के साथ, ई को हमने रिप्लेस किया ई प्लस टी के साथ। ठीक है, फिर ये वाला जो टी था इसको आपने डी के साथ और डी को 3 के साथ, तो टी को आपने यहाँ पर डी के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पर 3 के साथ। ये वाला जो ई था इसको आपने ई प्लस टी के साथ रिप्लेस किया, तो ये जो ई आपके पास आया था इसको आपने ई प्लस टी के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, ये वाले ई को आपने टी के साथ, टी को डी के साथ और डी को आपने यहाँ पर 1 के साथ रिप्लेस किया। इसी तरीके से ये वाले टी को डी के साथ और यहाँ पर 2 के साथ। मैं यहाँ पर क्विकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्री आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 + 2 × 3। अब यहाँ पर प्रेसिडेंस वाली चीज आपके पास सामने आ चुकी है कि अगर आपने यहाँ पर पहले प्लस को एग्जीक्यूट किया और बाद में आपने 2 × 3 को एग्जीक्यूट किया तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस होती है वो हमेशा हाई होती है प्लस से। तो पहले हमें 2 × 3 करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो अब ये अगर हम ग्रामर इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए तो हमारे पास क्या होता कि ये आपके पास गलत रिजल्ट आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है हम चारों में से, इन पांचों में से कोई से भी रूल को हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अनएम्बिगियस ग्रामर जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को ट्री में नीचे की तरफ रखा था उसको इस्तेमाल करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले आपने ई को रिप्लेस किया ई प्लस टी के साथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो आपका स्टार्ट सिंबल है, पहले स्टार्ट सिंबल के अंदर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा ही नहीं सकते हैं, यानी जितने भी प्लस और माइनस वाले काम होंगे आपको पहले ही करने होंगे ट्री में, और ये वाली जो चीजें होंगी ये आपके ट्री में हमेशा नीचे की तरफ ही आएंगे, क्योंकि पहले रूल के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कोई रूल है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो आपके पास रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो ट्री बनेगा उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले एग्जीक्यूट होगा और प्लस और माइनस बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने ई प्लस टी से हमारे स्टार्ट सिंबल को रिप्लेस किया ई प्लस टी। उसके बाद ई प्लस टी को ये वाला जो सेकंड टी था, क्योंकि टी को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर टी × डी के साथ, तो इस वाले टी को हमने रिप्लेस किया फर्दर यहाँ पर टी × डी के साथ। ठीक है, अब ये बन गया है ई प्लस टी × डी। इस वाले ई को हमने रिप्लेस किया टी के साथ, क्योंकि ई जो है हम डायरेक्टली टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये बन गया है टी प्लस टी × डी, और इन दोनों टी को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे डी के साथ। यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। टी को जो है यहाँ पर हम डी के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये डी प्लस डी × डी। उसके बाद फिर डी को हम 1 + 2 और यहाँ पर 3, तो ये आपके पास से एग्जीक्यूट होकर इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका ट्री बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस वाली चीज को आप यहाँ पर देखें कि आपने स्टार्ट सिंबल को रिप्लेस किया है ई प्लस टी के साथ, तो ई प्लस टी के साथ हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया। ठीक है, और ये वाला जो ई है ये डायरेक्टली आपके पास से ही आ रहा है, ई को आपने टी के साथ रिप्लेस किया, ई को आपने टी के साथ रिप्लेस किया, टी को आपने डी के साथ, और यहाँ पर 1 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आपके पास 1 आ गया। अब ये प्लस भी आपके पास ये वाला बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर अब आपके पास जो t है इसको आपने रिप्लेस किया t × d के साथ, ये वाला जो काम हमने किया था। फिर d को आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया 3 के साथ, और ये वाला जो t था इसको पहले d के साथ रिप्लेस किया और ये 2 के साथ रिप्लेस किया। अब ट्री का जो निचला हिस्सा बन रहा है वो हमारे पास इस तरफ वाला बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है नोड ज्यादा है। तो पहले यहाँ से 2 × 3 एग्जीक्यूट होगा, 2 × 3 एग्जीक्यूट होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें 1 मिल रहा है,
तो फिर यहाँ जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 6 जो हमारे पास यहाँ पर बनकर आएगा, 6 प्लस कर दिया जाएगा यहाँ पर 1 के साथ, तो हमारे पास इसका रिजल्ट 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कंपाइलर है वो आपके पास एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हुए इस तरीके से आपकी किसी एक किसी एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करता है। ये जो ग्रामर लिखने वाला काम है, ये जो बंदा भी कंपाइलर बना रहा है उसका काम होता है कि वो जो भी ग्रामर जिसके अंदर लिख रहा है वो तमाम की तमाम ग्रामर जो हैं अनएम्बिगुअस ग्रामर हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एम्बिगुअस जो कॉन्सेप्ट था कि हम मल्टीप्लाई पहले कर रहे थे या डिवाइड पहले कर रहे थे, तो वो यहाँ पर इन्होंने ट्री के अंदर ऑटोमेटिकली बाद में कर दिया। अब जब वो चीज ग्रामर में ही बाद में लिखी होगी तो वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए और बाद में प्लस या माइनस एग्जीक्यूट हो। तो इस एम्बिगुअस ग्रामर को हमने थोड़ी सी लॉजिक के अंदर चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड को बाद में कर दिया है, ताकि वो ट्री के अंदर पहले एग्जीक्यूट हो और प्लस और माइनस जो है ट्री के अंदर बाद में एग्जीक्यूट हो। तो इस तरीके से आप एक एम्बिगुअस ग्रामर बना सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि इन एग्जांपल्स को, ग्रामर वही लिखी हुई है जो अभी हमने पीछे देखी है, इन तमाम एग्जांपल्स को आपने समझना होगा। और ये जो इस तरीके की ग्रामर्स हैं ये आपके पेपर का भी पार्ट होंगी। तो इस तरीके के ट्री बनाने के लिए मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके के ट्री जो है किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं ये आपको समझना होगा, और इस तरीके के ट्री आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक जो है होपफुली आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद वाली जो चीज थी वो तमाम की तमाम बाकी थर्ड वीडियो के अंदर या सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है वो वहां से कंटिन्यू है, तो आप बाकी चीजों को वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप वगैरह भी मुझे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।